इमेजिन कीजिए, रात के 12 बजे हैं। आप अपनी गाड़ी से एक सुनसान हाईवे पर फंसे हैं। बाहर इतनी भयानक बारिश है कि आपको एक हाथ आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। पानी गाड़ियों के शीशों तक पहुंच रहा है। आप जान बचाने के लिए सामने दिख रहे एक पुराने जर्जर मोटल का दरवाजा खटखटाते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद मोटल के काउंटर पर एक लाश मिलती है। मोटल का मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और आपको पता चलता है कि जिन 6 अजनबियों के साथ आप उस बंद कमरे में कैद हैं, उनमें से एक इंसान कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि पुलिस की फाइलों से गायब एक ऐसा साया है जो कत्ल करने के बाद अपना चेहरा और आवाज दोनों बदल लेता है। अब मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% है। कमरे में पूरा अंधेरा है और आपके ठीक पीछे किसी के चलने की आहट आ रही है। क्या आप सुबह का सूरज देख पाएंगे? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कड़कती हुई बिजली, आसमान में काले बादलों का डेरा था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात के ठीक 11 बजे थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। चारों तरफ सिर्फ और 8 फीट गहरा पानी भरा था। फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। ऐसे भयानक तूफान के बीच हाईवे के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली नुमा मोटल खड़ा था। उसका नाम था द लास्ट स्टॉप मोटल। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच इस मोटल में 6 अजनबी लोग शरण लेने के लिए आते हैं। भारी बारिश के कारण उनकी गाड़ियां फंस चुकी थीं। इन 6 लोगों में एक बिजनेसमैन था, एक जवान शादीशुदा जोड़ा, एक कॉलेज की छात्रा, एक रहस्यमयी सन्यासी और एक आम सरकारी क्लर्क। मोटल का बूढ़ा मैनेजर रामदीन उन सबको उनके कमरे की चाबियां देता है। रात के ठीक 11:15 होते हैं। अचानक पूरे मोटल की बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ घाना दम घोंटू अंधेरा छा जाता है। तभी मोटल के रिसेप्शन एरिया से एक कांच के टूटने की तेज आवाज आती है और उसके तुरंत बाद एक दबी हुई चीख। सभी 6 अजनबी अपने कमरों से बाहर आते हैं। उनके हाथों में मोबाइल की फ्लैशलाइट्स हैं। जब वे सब नीचे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। बूढ़ा मैनेजर रामदीन अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर पीछे की तरफ लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर किसी तेज धार वाले हथियार से गहरा वार किया गया था। काउंटर पर चारों तरफ खून बिखरा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात कुछ और थी। रामदीन के दाहिने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद थी। इंस्पेक्टर समर, जो खुद इत्तेफाक से उसी मोटल में फंसे हुए थे, उन्होंने आगे बढ़कर रामदीन की मुट्ठी को खोला। उसके हाथ के अंदर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह टुकड़ा मोटल के ही एक पुराने रजिस्टर का पन्ना था। उस कागज पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, तुम में से एक इंसान इस मोटल में जान बचाने नहीं, बल्कि हम सबको जिंदा दफन करने आया है। कातिल बाहर से नहीं आया है, वो तुम्हारे बीच ही बैठा है। इंस्पेक्टर समर ने गहरी सांस ली। बाहर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था। मोटल का मुख्य दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक था। खिड़कियों पर लोहे की मजबूत सलाखें थीं। फोन बंद थे। गाड़ियां डूब चुकी थीं। इसका मतलब साफ था,
कातिल मोटल के अंदर ही मौजूद था। उन 6 अजनबियों में से ही कोई एक इस बूढ़े मैनेजर का हत्यारा था। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे हैं मिडनाइट टेल्स हिंदी। आज की केस फाइल है केस नंबर 505, आखिरी सफर की रात। अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लीजिए, हेडफोन की आवाज बढ़ा लीजिए और खुद को इस तूफानी रात के हवाले कर दीजिए, क्योंकि आज रात मौत आपके बहुत करीब है। क्या आप इंस्पेक्टर समर के साथ मिलकर कातिल को ढूंढ पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं यह खौफनाक सफर। रिसेप्शन काउंटर के पास लगी पीली इमरजेंसी लाइट धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो चुकी थी। मोटल की पुरानी छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। टिक टिक टिक। इंस्पेक्टर समर ने मोटल के मेन हॉल का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उन्होंने अपनी सरकारी पिस्तौल मेज पर रख दी और उन 6 अजनबियों को अपने सामने एक कतार में खड़ा कर लिया। समर की ठंडी और सख्त नजरें हर एक चेहरे को खंगाल रही थीं। उन्होंने कहा, बाहर 8 फीट पानी है। हम सब यहाँ कैद हैं। सुबह होने में अभी 6 घंटे बाकी हैं और हमारे बीच एक बेरहम कातिल मौजूद है। मैं एक एक करके सबका बयान लूंगा। जो भी झूठ बोलेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले समर ने उस अमीर बिजनेसमैन को आगे बुलाया। उसका नाम था राजीव मल्होत्रा। राजीव के महंगे कपड़े खून के छींटों से सने हुए थे। वह बुरी तरह हांफ रहा था। समर ने पूछा, राजीव साहब, जब रात के 11:15 पर लाइट गई तब आप कहाँ थे? और आपकी कमीज पर यह खून के निशान कैसे आए? राजीव ने कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मैं अपने कमरे नंबर 2 में था। मैं शराब पी रहा था। जब लाइट गई तो मैं अंधेरे में अपना फोन ढूंढने लगा। तभी मेरा हाथ काउंटर पर रखे कांच के गिलास पर लगा और वह टूट गया। मेरा हाथ कट गया इंस्पेक्टर। यह खून मेरा अपना है। मैं रामदीन को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। समर ने उसके हाथ को देखा। वहां सचमुच एक छोटा सा कट था, लेकिन समर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दूसरे संदिग्ध को बुलाया। वह था अमित और उसकी नई नवेली पत्नी नेहा। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। समर ने पूछा, अमित, तुम दोनों दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। इस तूफान में तुम्हारी गाड़ी हाईवे के बीचों बीच कैसे खराब हुई? और जब रामदीन की चीख सुनाई दी तो तुम दोनों कमरे से बाहर आने में इतनी देर क्यों की? अमित ने अपनी पत्नी को पीछे छुपाते हुए कहा, सर, हमारी गाड़ी का रेडिएटर फट गया था। रामदीन ने ही हमें यहां रुकने को कहा। जब लाइट गई तो नेहा बहुत डर गई थी। वह रोने लगी। मैं उसे संभाल रहा था, इसलिए हमें बाहर आने में 2 मिनट की देरी हो गई। हम तो बस अपनी जान बचाकर यहां आए हैं। तीसरी संदिग्ध थी रिया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा थी। रिया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वह लगातार अपने बैग की चेन को उंगलियों से सहला रही थी। समर ने पूछा, रिया, तुम अकेले इस सूने हाईवे पर क्या कर रही थीं? तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है। तुम कल रात इस मोटल में पैदल चलकर आई थीं। इस भारी बारिश में कोई पैदल हाईवे पार नहीं करता। तुम कौन हो? रिया ने ठंडे लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पीछे एक गड्ढे में फंस गई थी। मैं मदद मांगने के लिए पैदल चलकर यहां तक आई। रामदीन ने मुझसे कहा था कि सुबह कोई मैकेनिक मिल जाएगा। जब मर्डर हुआ मैं हॉल के वॉशरूम में थी।
मैंने सिर्फ कांच टूटने की आवाज सुनी। चौथा संदिग्ध था स्वामी सदानंद, एक रहस्यमयी सन्यासी जो पूरे समय अपने हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला फेर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। समर ने पूछा, स्वामी जी, आप इस मोटल में 3 दिन से रह रहे हैं। रामदीन ने पुलिस डायरी में लिखा था कि आप रात को अक्सर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। कल रात 11 बजे आप रिसेप्शन के पास क्या कर रहे थे? स्वामी सदानंद ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। उन्होंने कहा, बच्चा, मौत का समय निश्चित होता है। रामदीन का वक्त आ चुका था। मैं कल रात ईश्वर की साधना कर रहा था। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर मिटता है। कातिल को ढूंढना बंद करो, वो माया का एक हिस्सा है। समर ने एक गहरी सांस ली। पांचवां शख्स था रमेश कुमार, एक सीधा साधा दिखने वाला सरकारी क्लर्क जिसके हाथ में एक काला सूटकेस था। वह उस सूटकेस को अपने सीने से चिपकाए हुए था, मानो उसके अंदर उसकी जान बसी हो। समर ने रमेश से पूछा, रमेश जी, इस सूटकेस में क्या है? और जब लाइट गई तो आपके कमरे से किसी के भागने की आवाज क्यों आई थी? रमेश ने सूटकेस को और कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, सर, इसमें मेरे दफ्तर के कुछ जरूरी कागजात हैं। मेरे कमरे से कोई नहीं भागा। मैं तो डर के मारे बेड के नीचे छिप गया था। मैं एक मामूली क्लर्क हूं, सर। मुझे छोड़ दीजिए। 6 लोग, 6 कहानियां, और सबके पास छुपाने के लिए कोई ना कोई राज जरूर था। समर जानते थे कि कातिल इन्हीं के बीच बैठकर उनके दिमाग से खेल रहा है। तभी अचानक रिसेप्शन की इमरजेंसी लाइट भी पूरी तरह बुझ गई और मोटल के पिछले हिस्से से एक और भयानक आवाज आई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। समर ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की। तेज रोशनी हॉल के खंभों से टकराकर वापस आ रही थी। वह आवाज मोटल के पिछले हिस्से में बने बेसमेंट के दरवाजे से आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे का भारी दरवाजा जोर से पीटा हो। समर ने सख्त आवाज में कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अमित, तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं रुको। राजीव जी, आप रमेश पर नजर रखिए। मैं और स्वामी जी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। समर अपनी बंदूक हाथ में लेकर धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां बेहद संकरी और गीली थीं। हवा में सीलन और सड़न की बदबू बहुत तेज थी। नीचे पहुंचते ही समर की टॉर्च की रोशनी एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। समर कमरे के अंदर दाखिल हुए। यह मोटल का पुराना स्टोर रूम था। फर्श पर 2 फीट पानी भर चुका था। समर ने टॉर्च को चारों तरफ घुमाया। अचानक कमरे के कोने में पानी के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वह एक और लाश थी। समर ने आगे बढ़कर लाश को सीधा किया। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मोटल के असली मालिक दिनेश सिंह की थी। फॉरेंसिक जांच की जरूरत नहीं थी। लाश को देखकर साफ लग रहा था कि दिनेश की मौत कम से कम 3 दिन पहले हुई थी। उसे भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया था जैसे ऊपर रामदीन को मारा गया, गर्दन पर एक गहरा जख्म। समर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर मोटल का असली मालिक दिनेश 3 दिन पहले मर चुका था तो इन 3 दिनों से मोटल कौन चला रहा था? रामदीन। रामदीन ने खुद को मोटल का मैनेजर बताया था, लेकिन सच यह था कि रामदीन ने दिनेश का कत्ल किया और उसकी लाश को बेसमेंट में छुपा दिया और खुद मैनेजर बनकर मोटल पर कब्जा कर लिया।
लेकिन फिर रामदीन को किसने मारा और क्यों? समर ने स्वामी सदानंद की तरफ देखा जो उनके पीछे खड़े थे। समर ने पूछा, स्वामी जी, आप यहां 3 दिन से रह रहे हैं। इसका मतलब जब आप यहां आए तब दिनेश खन्ना मर चुका था और रामदीन यहां का सर्वेसर्वा बना हुआ था। आप रात को बेसमेंट में क्या ढूंढने आते थे? स्वामी सदानंद के चेहरे पर अब कोई शांति नहीं थी। उनकी माला रुक चुकी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मैं सच बताता हूं। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। मैं एक भगोड़ा अपराधी हूं। मुझे पता चला था कि दिनेश ने अपनी हवेली में करोड़ों का सोना छुपा कर रखा है। मैं वही सोना ढूंढने आया था। लेकिन जब मैं 3 दिन पहले आया तो रामदीन ने दिनेश को मार दिया था। रामदीन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को कुछ बताया तो वो मुझे भी मार देगा। इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन कल रात मैंने रामदीन को नहीं मारा, इंस्पेक्टर। मैं कसम खाता हूं। तभी ऊपर से एक बार फिर चीखने की आवाज आई। इस बार वह आवाज नेहा की थी। समर और स्वामी जी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर हॉल में पहुंचे। हॉल का नजारा बदल चुका था। सरकारी क्लर्क रमेश कुमार जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और उसका वो काला सूटकेस गायब था। उसके सीने पर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर लिखा था, दूसरा गवाह भी खत्म। अब सिर्फ 4 बचे हैं। समर समझ गए कि कातिल समय बर्बाद नहीं कर रहा था। वह एक एक करके सबको ठिकाने लगा रहा था। और उस सूटकेस में कुछ ऐसा था जो कातिल किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। रमेश कुमार की मौत ने मोटल के अंदर के खौफ को चरम पर पहुंचा दिया था। राजीव मल्होत्रा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हम सब मारे जाएंगे। यह मोटल श्रापित है। हमें बाहर निकलना होगा। वह मुख्य दरवाजे को पीटने लगा। समर ने उसे पीछे खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारा। समर ने चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ राजी। बाहर जाओगे तो बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाओगे। अंदर रहोगे तो शायद जिंदा बच जाओ। मुझे सोचने दो। कातिल हम सबको डराकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। समर ने रमेश की लाश का मुआयना किया। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके मुंह से बादाम की एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। साइनाइड। कातिल ने रमेश को साइनाइड दिया था। लेकिन रमेश तो पूरे समय हॉल में सबके सामने था। उसने कुछ खाया या पिया भी नहीं था। तो साइनाइड उसके शरीर में कैसे गया? समर की नजर जमीन पर पड़े पानी के गिलासों पर गई। जब लाइट गई थी तब टेबल पर पानी के 6 जार रखे थे। समर ने उन जार को चेक किया। 5 जार बिल्कुल साफ थे, लेकिन छठे जार के नीचे एक सफेद रंग का पाउडर जमा हुआ था। कातिल ने लाइट जाने से पहले ही उस जार में साइनाइड मिला दिया था। और अंधेरे में जब रमेश को प्यास लगी उसने उसी जार से पानी पी लिया। कातिल को पता था कि अंधेरे में कौन सा इंसान किस जार को उठाएगा। इसका मतलब कातिल हर एक इंसान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। समर ने सब इंस्पेक्टर अमित को अपने पास बुलाया। अमित अपनी पत्नी नेहा को पकड़े हुए कोने में बैठा था। समर ने अमित से कहा, अमित, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी का रेडिएटर सचमुच फटा था या तुमने उसे खुद खराब किया था ताकि तुम यहां रुक सको? अमित ने समर की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। उसने कहा, इंस्पेक्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मुझे यहां आना पड़ा।
क्योंकि मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया था। मुझे एक ईमेल आया था कि अगर मैं कल सुबह साकेत कोर्ट में विजय सिंघानिया के खिलाफ गवाही देने गया तो मेरी पत्नी नेहा को मार दिया जाएगा। ईमेल में लिखा था कि मुझे कल की रात इसी लास्ट स्टॉप मोटल में गुजारनी होगी, वरना नेहा की लाश मिलेगी। समर की आंखें फटी की फटी रह गईं। विजय सिंघानिया, साकेत कोर्ट, गवाही। समर ने तुरंत रिया की तरफ रुख किया। वह कॉलेज की छात्रा जो पैदल आई थी। समर ने उसका बैग छीना और उसकी चेन खोल दी। बैग के अंदर कोई किताबें नहीं थीं। उसके अंदर एक आधुनिक जासूसी कैमरा, कुछ रिकॉर्डर और दिल्ली पुलिस की एक सीक्रेट फाइल थी। समर ने पूछा, रिया, तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो, तुम कौन हो? और इस बैग में विजय सिंघानिया के केस की फाइल क्या कर रही है? रिया ने अपनी जेब से अपना असली आई कार्ड निकाला। उसने कहा, इंस्पेक्टर समर, मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की अंडरकवर एजेंट हूं। मुझे सूचना मिली थी कि विजय सिंघानिया का सबसे बड़ा शार्पशूटर, जो पिछले 5 सालों से पुलिस की रडार से गायब है, वो इसी हाईवे के मोटल में छुपा हुआ है। उसका नाम है द घोस्ट। वो अपना चेहरा बदल कर कत्ल करता है। रमेश कुमार कोई क्लर्क नहीं था। वह सिंघानिया की कंपनी का वो अकाउंटेंट था जिसके पास ब्लैक मनी के सारे सबूत उस सूटकेस में थे। रमेश यहाँ द घोस्ट को वो सूटकेस सौंपने आया था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन द घोस्ट ने रमेश को भी मार दिया और सूटकेस ले गया। समर का दिमाग घूम गया। चक्रव्यूह अब पूरी तरह खुल चुका था। मोटल में आए 6 लोग इत्तेफाक से नहीं आए थे। उन सबको एक सोची समझी साजिश के तहत यहां बुलाया गया था। रमेश कुमार सबूत लेकर आया था। अमित को गवाही से रोकने के लिए लाया गया था। रिया कातिल को पकड़ने आई थी। और खुद समर को इस पूरे खेल की जांच को भटकाने के लिए मोहरा बनाया गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि इन बचे हुए लोगों में से द घोस्ट कौन था? राजीव मल्होत्रा, अमित, या वो नकली सन्यासी? सुबह के ठीक 4 बजे थे। बाहर बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन बाढ़ का पानी मोटल के रिसेप्शन काउंटर तक पहुंच चुका था। फर्श पर घुटनों तक पानी भरा था। समर, रिया, राजीव, अमित और नेहा एक बड़ी मेज के ऊपर खड़े थे। स्वामी सदानंद कोने में एक ऊंचे स्टूल पर बैठे थे। हवा में मौत का खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। हर इंसान दूसरे इंसान को शक की निगाह से देख रहा था। समर ने अपनी टॉर्च की रोशनी राजीव मल्होत्रा पर डाली। समर ने कहा, राजीव जी, आपकी कंपनी विजय सिंघानिया के साथ बिजनेस करती है। सिंघानिया के डूबने का मतलब था आपकी कंपनी का दिवाला निकलना। रमेश कुमार का सूटकेस गायब है। क्या वो सूटकेस आपके पास है? राजीव ने चिल्लाकर कहा, नहीं इंस्पेक्टर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई कातिल नहीं। हाँ, मेरी कंपनी का पैसा सिंघानिया के पास फंसा है, लेकिन मैं रमेश को नहीं जानता। मेरी कमीज पर जो खून है, मैंने आपको बताया था कि वो मेरा अपना है। रिया ने अचानक कहा, इंस्पेक्टर समर, राजीव झूठ बोल रहा है। इसकी कमीज पर जो खून के छींटे हैं, वो ऊपर की तरफ से गिरे हैं। अगर इसका हाथ नीचे काउंटर पर कटता तो खून के निशान नीचे की तरफ होते। ये छींटे तब आते हैं जब आप किसी की गर्दन पर सीधे वार करते हैं। कातिल राजीव ही है। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और रिया की तरफ लपका। लेकिन समर ने तुरंत अपनी पिस्तौल की बट से राजीव के सिर पर वार किया। राजीव पानी में गिर गया। समर ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी।
अमित ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड इंस्पेक्टर, कातिल पकड़ा गया। अब हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन समर का खोजी दिमाग अभी भी शांत नहीं था। उन्होंने राजीव के चाकू को देखा। वह एक साधारण फल काटने वाला चाकू था। उससे किसी की गर्दन पर इतना गहरा और साफ घाव नहीं किया जा सकता था जैसा रामदीन और दिनेश का हुआ था। रामदीन का कत्ल किसी बहुत ही प्रोफेशन और सर्जिकल ब्लेड से किया गया था। समर ने अपनी टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। पानी के बहाव में कुछ तैरता हुआ समर के पैरों के पास आया। वह एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी थी। उस शीशी पर लिखा था साइनाइड फॉर लेबोरेटरी यूज ओनली, और उस शीशी पर नीले रंग के उंगलियों के निशान थे। समर के दिमाग में अचानक एक बिजली कौंधी। नीले रंग के निशान। समर ने अमित की तरफ देखा। अमित के दोनों हाथों की उंगलियों पर नीले रंग की स्याही लगी हुई थी, जो अक्सर प्रिंटर या किसी खास केमिकल के इस्तेमाल से आती है। समर ने ठंडे और डरावने लहजे में कहा, खेल बहुत अच्छा खेला अमित, या यूं कहूं द घोस्ट। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने घबराकर कहा, इंस्पेक्टर, आप यह क्या कह रहे हैं? अमित तो मेरा पति है। वह कातिल कैसे हो सकता है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अमित तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारा असली पति अमित कल दोपहर को ही दिल्ली के एक फ्लैट में मृत पाया गया था। यह बात मुझे कल शाम को स्पेशल सेल के एक मैसेज से पता चली थी, लेकिन नेटवर्क जाने के कारण मैं पूरा ब्यौरा नहीं देख पाया। यह शख्स अमित का मुखौटा पहनकर आया है। इसने एआई वॉइस क्लोनिंग और प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया है ताकि यह बिल्कुल अमित जैसा दिख सके। इसी ने रमेश को वो ब्लैकमेलिंग ईमेल भेजा था। इसी ने रामदीन को मारा क्योंकि रामदीन इसे पहचान गया था। और इसी ने रमेश के पानी में साइनाइड मिलाया। रमेश का वो सूटकेस अभी भी इसके उस वाटरप्रूफ बैग के अंदर है जिसे इसने अपनी पीठ पर टांग रखा है। अमित के चेहरे की मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक क्रूर और जानलेवा चमक थी। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह आवाज अब अमित की नहीं, बल्कि एक भारी और डरावनी आवाज थी, द घोस्ट की असली आवाज। उसने अपने बैग से रमेश का सूटकेस निकाला और मेज पर फेंक दिया। उसने कहा, मान गए इंस्पेक्टर समर, आप वाकई दिल्ली पुलिस के सबसे बेहतरीन दिमाग हैं। हाँ, मैं ही हूं द घोस्ट। विजय सिंघानिया को कोई जेल नहीं भेज सकता। रमेश के पास जो सबूत थे वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। और अमित, वह बहुत सीधा था, उसे रास्ते से हटाना बहुत आसान था। रिया ने अपनी बंदूक तानी, सरेंडर कर दो घोस्ट, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। घोस्ट ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, घिर चुका हूं? इस मोटल में घिरे तुम सब हो। मैंने बेसमेंट के पानी के वाल्व को पूरी तरह खोल दिया है। अगले 10 मिनट में यह पूरा मोटल पानी में समा जाएगा। और मेरे पास बाहर जाने के लिए एक वाटरप्रूफ स्कूबा डाइविंग किट है। तुम सब यहीं मरोगे। घोस्ट ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। मोटल के पिछले हिस्से में एक बड़ा धमाका हुआ और बेसमेंट की बची हुई दीवारें भी टूट गईं। पानी की एक बहुत बड़ी लहर हॉल के अंदर आई। मेजें पलटने लगीं। राजीव और स्वामी जी पानी के तेज बहाव में बहने लगे। रिया ने घोस्ट पर गोली चलाई, लेकिन पानी के झटके के कारण निशाना चूक गया। घोस्ट ने रिया के हाथ पर वार किया और उसकी बंदूक पानी में गिर गई। वह सूटकेस लेकर मोटल की टूटी हुई खिड़की की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही घोस्ट ने खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की,
उसका पैर मोटल के पुराने लोहे के बोर्ड के तारों में फंस गया। वह बोर्ड जो भारी बारिश और तूफान के कारण टूटकर लटक रहा था, उसमें मोटल की हाई वोल्टेज बिजली की मुख्य केबल फंसी हुई थी। भले ही अंदर की लाइट बंद थी, लेकिन सरकारी पावर ग्रिड से आने वाला मुख्य करंट अभी भी उस केबल में दौड़ रहा था। जैसे ही घोस्ट का गीला शरीर उन तारों से टकराया, एक भयानक स्पार्क हुआ। घोस्ट की एक गूंजती हुई चीख हवा में तैर गई। हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर के पार निकल गया। द घोस्ट, जो कानून और पुलिस की नजरों से सालों से बच रहा था, उसे वक्त और कुदरत ने सीधे मौत की सजा दे दी। उसका शरीर पानी में गिर गया और वह सूटकेस बहकर इंस्पेक्टर समर के पास आ गया। सुबह के ठीक 6 बजे थे। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। काले बादल छट रहे थे और दूर आसमान से सूरज की पहली किरण इस खूनी मोटल पर पड़ रही थी। दिल्ली पुलिस की रेस्क्यू नावें और हेलीकॉप्टर मोटल के बाहर पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर समर और रिया ने राजीव और स्वामी जी को सुरक्षित बाहर निकाला। रमेश का वो सूटकेस अब पुलिस के पास सुरक्षित था। विजय सिंघानिया का बचना अब नामुमकिन था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे खुद को कितना भी बड़ा, शातिर या अदृश्य क्यों न समझ ले, वह कुदरत और वक्त के न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। आप गुनाह की कितनी भी परतें क्यों न बना लें, सच की एक छोटी सी किरण उन सारी परतों को चीरकर बाहर आ ही जाती है। जो दूसरों के लिए मौत का जाल बुनते हैं, वक्त एक दिन उन्हें उसी जाल में खुद दफन कर देता है। मिडनाइट टेल्स हिंदी की आज की यह केस फाइल यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इंस्पेक्टर समर की यह तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईवे मिस्ट्री पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको द घोस्ट के असली चेहरे का अंदाजा था। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी हवेली, एक नई केस फाइल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।